हेलो हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस के इस एपिसोड में, या फिर कहें कि होम साइंस विद चार्ली में। तो बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे, हम कर ही रहे हैं डेली डेली। तो उन क्वेश्चन को हम लोग आज फिर से करेंगे। और मुझे लग रहा है आप लोग होम साइंस लवर नाम सुन के बड़ा खुश हो गए। मुझे भी अच्छा लगा, और हम लोग तो लवर सही हैं, जाहिर सी बात है। तो चलिए ऐसे ही अपने सब्जेक्ट से, अपने विषय से और अपने काम से उससे प्यार करते रहिए, ठीक है। आप जो काम करेंगे, अगर आप उससे प्यार करने लग जाएंगे तो फिर वो काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो काम करने की क्वालिटी है और और काम करने की जो एक स्पीड है, वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस, अपना रिवीजन, ये सब चीज़ें करते रहिए। तो आप डे बाय डे एक बेहतरी की तरफ बढ़ते जाएंगे। अच्छा, शुभ संध्या सभी लोगों को, ये मैं करना भूल गई, सॉरी। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को शुभ संध्या। चाय वाय तो सबने पी ही ली होगी। अब तो जो है डिनर का टाइम हो रहा है। बढ़िया डिनर करिए। देखिए, जिन लोगों को लेट नाइट पढ़ना होता है वो लोग आप थोड़ा सा जल्दी डिनर कर लिया करिए। नियर अबाउट आप लोग मान लीजिए 7 बजे 8 बजे तक तो कर ही लिया करिए। क्योंकि होता क्या है ना कि उससे खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर जिसको बहुत ज़्यादा नींद आने की समस्या हो, वो लोग ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं विदाउट शुगर, है ना। तो इससे थोड़ा नींद भगाने में आपकी मदद होगी। और चलिए फ़िलहाल ये सब तो छोटे-छोटे ट्रिक हैं पढ़ाई के, और बढ़िया है, करते रहिए। ये आपका समझ लीजिए, ये वाला जो लाइफ़ चल रही है ना अभी, आई थिंक ये वाली लाइफ़ जो चल रही है, वो बहुत ही अच्छी है। इससे समझ लीजिए बहुत ही एन्जॉय कर रहे हैं आप लोग इस समय। बाद में जब एक बार आपको नौकरी मिलेगी ना, तो आप फिर आपको लगेगा कि वही वाली लाइफ़ ठीक थी। फ़िलहाल आते हैं क्वेश्चन पे और करते हैं। आजकल बहुत ही मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, आप लोगों को भी आ ही रहा होगा। चलिए, डेली की तरह 2 लाइन और है। यहाँ पर गाना चाहता लिखा है, पहले मैं इसको चाहती कर दूँ। 1 सेकंड। ठीक है, कितना बढ़िया हो गया, है ना? मैं पक्षियों की तरह गाना चाहती हूँ, मुझे परवाह नहीं कि कौन सुनता है या वो क्या सोचते हैं। यहाँ पर देखिए बात लिखी गई है पक्षियों की, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप खुद को रखिए कि आप जो करना चाह रहे हैं, ठीक है? आप वो करिए। इतनी परवाह मत करिए कि लोग क्या आपके बारे में कह रहे हैं या लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? बस एक चीज़ होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो चीज़ सही होनी चाहिए और आपको सही लगनी चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप जो कर रहे हैं वो दुनिया भर को सही ही लगे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं अगर हमें सही लग रहा है, तो बस उतना ही इनफ़ है, उतना काफ़ी है। देखिए, एक छोटी-सी लाइफ़ है और इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या होना है, ठीक है? तो इस वज़ह से आप जो कर रहे हैं वो आपको सही लग रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? क्योंकि अगर आप हर किसी के हिसाब से उस बात को या उस काम को सही साबित करने निकल चलेंगे, तो फिर वो आपका काम होने से रहा। फिर आप खाली लोगों को सही साबित करते हुए रह जाएँगे और फिर आप अपना काम तो करने से रह जाएँगे। तो इस वक़्त जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि अरे अभी कितने दिन से तैयारी कर रहे हो, या ऐसा है वैसा एग्ज़ाम होने से रहा, या ऐसा है वैसा, जो भी कुछ कह रहा है कोई, आपको उधर कोई अपना ध्यान नहीं भटकाना है। आप एकदम फ़ोकस्ड रहिए कि हाँ ठीक है, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना रिवाइज़ करिए, अपने नोट्स बनाइए, वो सारी चीज़ें आप करिए। लोग आपके बारे में क्या बक-बक कर रहे हैं, क्या अननेसेसरी चीज़ें बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सब इग्नोर करिए, ठीक है? क्योंकि अभी आप फ़ोकस करिए। आपको एकदम बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो बस आराम से गाइए और खुद को सुनिए, लोगों को सुनाइए और आराम से फ़ील करिए, पढ़ाई को फ़ील करिए अपने, ठीक है? आप पढ़ाई को फ़ील कर के पढ़ेंगे ना, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है ना? अपने काम को फ़ील करिए और अपने काम को भी पसंद करिए, अपने काम को प्यार करिए, अपने काम को गुनगुनाइए कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतर काम है, ठीक है? बस वो काम सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पुराने व नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा कि पुराने व संगीन गुर्दा रोग के मरीज को निम्न प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। यहाँ पर किडनी डिजीज़ की बात हो रही है, जो किडनी पेशेंट होते हैं, जिनकी किडनी सही से काम नहीं कर रही होती है, जो लोग बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ मतलब बहुत लंबे समय से जो बीमारी चल रही हो, कोई अगर किडनी का पेशेंट हो, तो उसको कैसा आहार दिया जाना चाहिए? अधिक प्रोटीन युक्त, कम प्रोटीन युक्त, अधिक कार्बोज युक्त, कम कार्बोज, या अधिक कैलोरी युक्त। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि क्या करते हैं हम, जिनको क्या बोलते हैं, जो पेशेंट होते हैं किडनी के, उनको हम लोग लो प्रोटीन डाइट देते हैं, यानी कि कम प्रोटीन युक्त आहार हम लोग उनको देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन होना चाहिए कम प्रोटीन, अधिक कैलोरी, ए और बी दोनों, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन कैसा होना चाहिए? अधिक कैलोरी युक्त होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अधिक कैलोरी युक्त? क्योंकि जब आपकी बॉडी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट
टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो 7 कैलोरी ऊर्जा की खपत और मतलब 7 कैलोरी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। तो आप सोचिए ना कि बुखार में तो कभी बुखार जो है भाई 105 डिग्री भी हो सकता है, 104 भी हो सकता है। तो 1 डिग्री अगर बढ़ गया है आपका, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको 7% ऊर्जा की और अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इस वजह से आपकी कैलोरी और बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए लिख रखा है कि क्या कहते हैं, आधारीय सॉरी मतलब जो आपका बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो क्या होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर ये आपका 7% तक ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है, और इसीलिए इसमें अधिक कार्बोयुक्त आहार भोजन में होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर है कि टमाटर में लाल रंग होता है डैश के कारण, फ्लेविन तथा फ्लेवोनाइड के कारण, क्लोरोफिल के कारण, एंथोसाइनिन या उपयुक्त सभी। तो टमाटर में जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से। अब इसमें टमाटर का जो कलर होता है, इसमें क्या बोलते हैं, लाइकोपिन भी अगर होता तो वो भी आंसर करेक्ट होता। लेकिन ये बात आपको पता होगी कि जो आपके 2 पिगमेंट होते हैं, एंथोसाइनिन और एंथोजैंथिन, तो उसमें जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है वो सभी लाल और जो पर्पल कलर की सब्जियां होती हैं उनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर टमाटर आपका किस कलर का, रेड कलर का है, तो यहाँ पे लाइकोपिन नहीं दिया गया है, तो एंथोसाइनिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरोफिल आपका जो है वो ग्रीन कलर के लिए उत्तरदायी होता है, और जो आपका फ्लेविन और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये सब आपके क्या बोलते हैं, थोड़े धूसर कलर की जो सब्जियां होती हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ देखिए लिख रखा है कि लाल रंग की सब्जियों और फलों में लाइकोपिन और एंथोसाइनिन नामक तत्व पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए लाइकोपिन और एंथोसाइनिन नामक तत्व पाए जाते हैं, इससे याददाश्त बढ़ती है और कैंसर की आशंका कम होती है। टमाटर का जो रंग लाल होता है वो लाइकोपिन तत्व के कारण होता है। एक चीज़ और मैंने पढ़ा था मैगजीन में कि जो टमाटर होता है, अगर किसी को मतलब जो कैंसर की आशंका को कम करता है, तो वो जब हम लोग जो पका हुआ टमाटर खाते हैं सब्जी या दाल में डाल के, जो टमाटर पक जाता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू जो हम लोग सैलेड वगैरह के साथ खाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टमाटर आपको पसंद है तो आप कोशिश कीजिए कि आप पका हुआ टमाटर ज़्यादा मात्रा में खाएं, क्योंकि बहुत कच्चा खाने से उसमें बीज भी होता है ना, तो उससे कभी कभी पथरी होने की भी मतलब शंका रहती है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप यूज़ कर रहे हैं तो। अदरवाइज तो ये सब सब्जियां बढ़िया ही हैं। देखिए फ्लेविन और फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं, ये तत्व तो सफ़ेद रंग के सब्जियों में लहसुन, मूली, मशरूम, ये सब आप देख पा रहे हैं, लहसुन, मूली, मशरूम, फूल गोभी, प्याज में पाया जाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कैंसर या ट्यूमर की आशंका भी कम हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम क्लोराइड। तो जो आपका खाद्य संरक्षण में यूज किया जाता है वो आपका है, एक सेकेंड, वो आपका है कौन सा, सोडियम बेंजोएट। सॉरी ये वाला ऑन हो गया, तो यहाँ ए आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसी को थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि एक सफ़ेद, ये जो सोडियम बेंजोएट है आपका क्या है, एक सफ़ेद बिना गंध का यौगिक है जो हल्का मीठा और कसैले स्वाद का होता है, पानी में घुलनशील है, इसमें रोगाणुरोधी विशेषताएं पाई जाती हैं, और आमतौर पर खाद्य उत्पादों में एक संरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जैम, अचार, सॉस आदि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो ये सोडियम बेंजोएट के बारे में हो गया। सोडियम कार्बोनेट भी देख लीजिए, ये क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक, क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। इसे धावन सोडा या कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। और सोडियम एसीटेट क्या करता है, शरीर में पीएच मान को बनाए रखने के लिए सोडियम एसीटेट का उपयोग किया जाता है। और जो सोडियम क्लोराइड आपको पता ही है साधारण नमक होता है, दिन प्रतिदिन यूज किया जाता है। बिना नमक, अगर नमक ना हो तो किसी भी चीज़ का स्वाद हम नहीं ले पाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। पीलिया यानी कि जॉन्डिस की बात हो रही है, तो आपके हृदय से है, फेफड़े से है, यकृत से है या मस्तिष्क से। तो आपको पता है कि पीलिया किससे रिलेटेड है, आपके लीवर से। किससे है, आपके लीवर से है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर सॉरी सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक सेकेंड, सी आंसर, ये देखिए सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर है कि बीएमआई एक व्यक्ति के बारे में बताता है, क्या बताता है बीएमआई, कि मोटापे के बारे में, ऊंचाई के बारे में, क्या बोलते हैं, हृदय चाप के बारे में या व्यक्तित्व के बारे में। जो आपका बीएमआई होता है वो आपको मोटापे के बारे में बताता है। क्या बताता है, मोटापा कैसे, कि मतलब जो आपका मोटापा है, आप मतलब कि आपके शरीर में जो चर्बी है वो आपकी हाइट के हिसाब से ही चर्बी है उतनी, या आपकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा है। इस वजह से आपका जो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, तो मोटापा के बारे में बताता है। ये देखिए इसे क्या बॉडी मास इंडेक्स भी कहा जाता है। शरीर की लंबाई के आधार पर वजन बताता है। यह मोटापे की स्थिति के बारे में बताती है कि शरीर की चर्बी को नहीं नापता है। इसका हिंदी अर्थ है शरीर द्रव्यमान सूचकांक है, जो बताता है कि आपके शरीर का वजन लंबाई के अनुसार है या नहीं।
समझ गए आप? मतलब कि आपके शरीर में वज़न भाई किससे? आपके मसल्स की वज़ह से, मसल्स में आपके फैट है और उसी की वज़ह से हमारा वेट होता है। तो वही चीज़ बताता है कि जो हमारा वेट है, वो हमारी हाइट के हिसाब से एप्रोप्रिएट है या फिर कम है या फिर ज़्यादा है। समझ गए आप? नेक्स्ट है मोटापे का कारण है कम व्यायाम, अधिक खाना या ए और बी दोनों या फिर कम खाना। तो आपको पता है कि सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा खाएँ, है ना? और व्यायाम भी कम करें तो दोनों चीज़ों से आपकी मोटापा हो सकता है। तो इस वजह से सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि सर्वग्रहित रुधिर का ग्रुप है। सर्वग्रहित मतलब कि क्या बोलते हैं? लेने वाला, ठीक है? सबसे ग्रहण करने वाला, एक्सेप्टर जिसको बोलते हैं। तो आपका ये ब्लड ग्रुप ए है, बी है, AB है या O है। तो आपको पता है सबसे लेने वाला कौन है? ए और बी ब्लड ग्रुप, ठीक है? और सबसे देने वाला, सबको देने वाला कौन सा है? आपका ये वाला, ठीक है? तो ये आपका हो गया देने वाला, ठीक है? फिर देखिए इसमें दिया भी है, क्या दिया है? 4 तरह के ग्रुप हैं, आपको पता है, ठीक? जिसमें ए में क्या होता है? ए ब्लड ग्रुप होता है जो हो, उसमें ए एंटीजन होता है और जो बी समूह होता है उसमें बी एंटीजन हो तो वो ब्लड ग्रुप बी रहेगा और जिस रक्त समूह में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, वो ब्लड ग्रुप ए होता है और जो आपका ए होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीजन आई थिंक नहीं, इसमें तो हाँ, सॉरी देखिए दोनों एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। मतलब कि इसमें ना तो जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें ना तो ए एंटीजन होता है, ना उसमें बी एंटीजन होता है। इसीलिए इस समूह का व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। समझ गए आप? फिर है कि बालक के जन्म के पश्चात माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्ति देता है, वह है। कहने का मतलब है जब बच्चा आता है बाहर, तो उसमें जब माता के शरीर से दूध निकलता है, उसे क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो जो पहली बार माँ के दूध से निकलता है, सॉरी मतलब जन्म के पश्चात निकलता है, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है? कोलेस्ट्रम जो होता है ये बच्चे के लिए बहुत ही मान के चलो आपकी अमृत समान होता है। अमृत इन द सेंस कह दो इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़, बहुत सारे इसमें क्या बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स वगैरह पाए जाते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और बच्चा का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है ये, ठीक है? कि कोई इन्फेक्शन वगैरह का डर नहीं रहता है। बच्चा एक कह सकते हो आपकी मतलब उसको हर तरह से एक प्रतिरक्षा का काम करता है। बच्चे को क्योर करता है ये, ठीक है? बच्चे की भूख को तो शांत करता ही करता है, बच्चे को क्योर करने का भी काम करता है। फिर है कि एब्जॉर्बेंसी को डैश भी कहते हैं, विकिंग, इलॉगेशन या फिर मॉइस्चर रिगेन या रेजिलेंसी। तो जो आपकी एब्जॉर्बेंसी होती है, एब्जॉर्बेंसी मतलब अवशोषकता, कपड़े की बात हो रही है, टेक्सटाइल से क्वेश्चन है आपका, तो उसको बोलते हैं मॉइस्चर रिगेन। मॉइस्चर रिगेन का मतलब क्या है? मॉइस्चर मतलब क्या? नमी, ठीक है? और रिगेन मतलब उसको दोबारा से, मतलब मॉइस्चर को फिर से दोबारा से प्राप्त करना। तो अवशोषकता और दोबारा से मॉइस्चर को प्राप्त करना, बात तो एक ही हुई। ऊन की एक सेकेंड, ऊन की मैट की विशेषता कहते हैं, किसे कहते हैं? कटाई को, फेल्टिंग या कोहेसिवनेस या फिर आपका क्रिम। तो जो ऊन के मैट की विशेषता होती है उसको बोलते हैं फेल्टिंग। आपको पता है कि ऊन को क्या करते हैं? उसको तह मतलब लेयर बाय लेयर बिछा देते हैं, फिर उस पे गर्म पानी वगैरह का छींटा मारते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? ऊन में मतलब ऐसी क्वालिटी होती है कि वो जम करके मैट जैसा हो जाता है। इसी को हम लोग नमदा वगैरह इसी मेथड से बनाया जाता है, फेल्टिंग मेथड से। इसको फेल्टिंग बोलते हैं, है ना? कि कई सारे ऊन को एक के ऊपर ऐसे बिछा देते हैं तह-तह और फिर उसको जमा देते हैं और वो क्या होता है? तो ये ऊन की क्वालिटी होती है कि एक दूसरे के ऊपर जमता जाता है, फिर इस तरीके से एक वस्त्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है? वस्त्र नहीं मतलब वही कालीन, दरी, ये सब चीज़ें जो नमदा के तरीके से बनाई जाती हैं, उसी को नमदा बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फेल्टिंग आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर रेशे घुलनशील हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाइमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड में या सल्फ्यूरिक एसिड में या मेटाक्रेसॉल में। तो आपको जो पॉलिएस्टर रेशे हैं वो किसमें घुलनशील होते हैं? जो आपका मेटाक्रेसॉल होता है उसमें आपके ये घुलनशील होते हैं। इस वजह से हमारा यहाँ डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर है कि अच्छा देखिए दिया भी है यहाँ पे कि घुलनशीलता का परीक्षण करने के लिए पॉलिएस्टर रेशे जब मेटाक्रेसॉल में डाला जाता है तो यह रेशा घुल जाता है। मेटाक्रेसॉल में पॉलिएस्टर रेशा में 5 मिनट तक 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डुबाया जाता है। कि मतलब जब पॉलिएस्टर का टेस्ट किया जाता है मेटाक्रेसॉल में डाल करके, उसको 5 मिनट तक रखा जाता है मेटाक्रेसॉल के घोल में और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर? 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है? इस घोलक में 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नायलॉन का रेशा अगर डुबाया जाता है तो वो क्या होता है? वो घुल जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड में इस घोलक में 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अगर कपास और जो लिनन का रेशा होता है वो भी घुल जाता है। समझ गए आप? फिर है कि दाग धब्बे छुड़ाने में सर्वाधिक उपयोगी रासायनिक घोल हैं। जेवल वाटर है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है या मिथाइल अल्कोहल है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए जब सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लिया जाता है, इसका तो कोई कलर मुझे समझ में नहीं आता है, कौन सा कलर बढ़िया रहेगा?
तो फिलहाल हाँ, तो इसमें जो सबसे सर्वाधिक रासायनिक घोल होते हैं वो कौन से होते हैं आपके? जो जैवल वाटर होता है वो सबसे अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए थोड़ी चीज़ें और भी दी गई हैं कि यह दाग धब्बे छुड़ाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी रासायनिक घोल है कौन सा? जैवल वाटर, ठीक है। इसको जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं जैवल वाटर को आपके। परंतु जैवल वाटर का प्रयोग सफ़ेद सूती वस्त्रों पर करना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, जैवल वाटर का सफ़ेद सूती वस्त्रों पर करना चाहिए, परंतु वहाँ भी इनके तनु घोल को ही लगाना चाहिए, ठीक है। वस्त्र में लगे प्रतिकर्मक को खंगालकर वस्त्र को अच्छी तरह से हटा देना चाहिए, अन्यथा दाग छुड़ाने के साथ साथ वस्त्र भी गलकर समाप्त हो सकता है या हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का देख लीजिए, यह भी एक सफाई का घोलक है। ये क्या है? ये भी एक सफाई करने वाला ही जो है घोलक है। इससे कांच से बने हुए वस्तुओं को साफ किया जाता है। इसके अलावा पेंट, वैक्स, ग्लू आदि में भी इनका प्रयोग होता है। अब आ गया सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। यह एक अकार्बनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक होता है, इसे स्पिरिट भी कहते हैं। इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में या प्रतिष्ठानों में पेंट और थिनर बनाने में किया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं। ड्रेपिंग कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं, पेपर पैटर्न कहते हैं, डार्ट मैनिपुलेशन कहते हैं। तो जो इस तरीके ब्राउन शीट पर माप लगा के किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पेपर पैटर्न, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं पेपर पैटर्न क्या है। परिधान के विभिन्न खंडों को काटने से पहले नाप के अनुसार अखबार या ब्राउन पेपर नमूना काट लेना चाहिए। कागज की माप के अनुसार कटे नमूनों को पैटर्न या पतरन भी कहते हैं। मान लीजिए आप कोई कुर्ता बनाने जा रहे हैं तो उस कुर्ते का पूरा मेजरमेंट पहले आप एक ब्राउन पेपर पे कर लीजिए, फिर उसी ब्राउन पेपर का पूरा पैटर्न आप कपड़े पर रख करके उसी हिसाब से कपड़ा काट लीजिए। तो इससे होता क्या है कि आपका कपड़ा जो होता है, पहली चीज़ तो मान लीजिए कोई गलती अगर होनी होगी तो पेपर वाली उसमें ही हो जाएगी और आप कपड़े में वो गलती नहीं करेंगे कपड़ा काटने में। और प्लस ये पेपर पैटर्न से ये भी होता है कि आपका फालतू का कपड़ा भी बर्बाद नहीं होता, ठीक है। दूसरा देखिए ड्रेपिंग क्या है। ड्रेपिंग हम लोगों ने पढ़ाई था कि ड्रेस कार्य उपयोग करके कपड़े का नमूना काटा जाता है। यूजली हम लोग क्या करते हैं, अपना एक कुर्ता दे देते हैं और टेलर को कपड़ा दे देते हैं, भैया इसी कुर्ते के नाप का हमारा कुर्ता आप बना देना, ठीक है। इस समय शादी वगैरह का सीजन आप लोगों ने खूब बनवाया होगा, दिया भी होगा। और चलिए फिलहाल इस प्रक्रिया में वस्त्रों की डिजाइन किस पे करी जाती है? मलमल के वस्त्रों पर की जाती है। यह प्रक्रिया सिलाई करने से पूर्व बिना सिले हुए वस्त्रों पर पिन की सहायता से की जाती है। तो ड्रिपिंग मेथड आपका ये हो गया। ड्राफ्टिंग क्या है? यह प्रक्रिया पेपर पैटर्न से पहले होती है। पेपर पैटर्न अभी जो आपने ब्राउन पेपर पे काटा उसके पहले ये प्रक्रिया होती है। इसमें ब्राउन पेपर पर नाम के अनुसार सभी खंडों का निशान लगाकर लाइन के माध्यम से दर्शाते हैं। अब सभी खंडों को काटकर अलग अलग करके वस्त्र पर बिछा के कटाई की जाती है, वह पेपर पैटर्न हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो पेपर पैटर्न हम बनाते हैं तो उस पे जो निशान लगाते हैं कि ये अब गला इतने क्या बोलते हैं इतने सेंटीमीटर गला हो गया या इतने इंच बाजू हो गई, इतने इंच इसका डार्ट बना लेंगे, इसका सारी चीज़ जो आप लिख लेते हैं उस पर, तो वो आपका ड्राफ्टिंग हो गई, ठीक है। एक तरीके खाका तैयार करना, ठीक है। तो खाका मतलब किसी चीज़ का हम एक बनाते हैं ना कि हाँ ठीक है इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया है, वो बात है। और डार्ट मैनिपुलेशन क्या होता है आपका? वस्त्र की फिटिंग के लिए डार्ट में हेर फेर करना ही डार्ट मैनिपुलेशन कहलाता है। जैसे आप अपनी बात को समझाने के लिए इधर उधर लोगों से सबका मतलब हेर फेर करके बहलाते फुसलाते हैं अपनी मम्मी को, उस तरीके का ये यहाँ पे डार्ट मैनिपुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है मर्सराइजेशन। वह विधि है जो कपड़े को रंगने में उपयोगी है, मॉडरेटिंग में उपयोगी है, या परिसज्जा है, या कपड़े में इलास्टिसिटी लाती है। तो ये आपका क्या है? एक तरह की ये परिसज्जा है, यानी कि फिनिशिंग है ये, ठीक है। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है बालू, बोरिक एसिड, फील्डस्पर, या फिर बालू, लाइम सोडा, सिलिका, या बालू, ईंट, सिलिका, इनमें से कोई नहीं। तो शीशा बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है आपको पता है? बालू, लाइम और सिलिका का यूज किया जाता है। इस वजह से आपका बी फॉर भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस लिंकेज में साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है मानव निर्मित रेशों में, कपास व लिनन में, प्रोटीन रेशों में, इलास्टोमेरिक रेशों में, किस में पाई जाती है? जो क्रॉस लिंकेज और साइड चेन की बात हो रही है तो ये आपके सबसे अधिक किस में पाई जाती है? मतलब अधिकांशतः आपके कपास व लिनन में पाई जाती है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर है कि जैवल वाटर निर्मित किया जाता है इन रासायनिक पदार्थों से, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसका रासायनिक नाम होता है। तो किससे किया जाता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम परबोरेट, उबला पानी, वॉशिंग सोडा, क्लोराइड ऑफ लाइम, उबला पानी, पोटेशियम परमैंगनेट, उबला पानी, क्लोराइड ऑफ लाइम, या फिर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, वॉशिंग सोडा, या क्लोराइड ऑफ लाइम, या उबला पानी, ठीक है। तो ये जो यूज किया जाता है मतलब जो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाया जाता है वो वॉशिंग सोडा, क्लोराइड ऑफ लाइम और उबला पानी मिला करके आपका ये
बनाया जाता है। इस वजह से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। हमारा बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये देखिए, जैबल वाटर एक अत्यंत उपयोगी रासायनिक घोल है जो सूती वस्त्रों से दाग धब्बे छुड़ाने में प्रयोग किया जाता है। कई पदार्थों से मिलकर बना होता है जिसमें वॉशिंग सोडा और आपका क्लोराइड ऑफ लाइम और उबला पानी है। नेक्स्ट है, इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे चुटकियों में बता देंगे कौन सा? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, चलिए डी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? ठीक है, तो आप देखिए कौन सा होता है? स्वेल बुनाई या आपकी डॉबी बुनाई या डबल बुनाई या प्लेन वीव, मतलब बुनाई को ही वीव कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको पता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है 2 तंतु ताना है और 2 तंतु बाना है, तो जाहिर सी बात है डबल वीव की बात हो रही है, यानी कि डबल बुनाई की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ देखिए है भी थोड़ा, जो डॉबी बुनाई आपकी होती है इसमें ज्यामितीय आकार के नमूने लगाए जाते हैं। ठीक है, और इसको एक थोड़ा सा मतलब स्पेशल हार्नेस पे इसको तैयार किया जाता है। ये देखिए क्या होता है, ज्यामितीय नमूने, इसका यही पहचान है, ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं और 24 से लेकर के 40 हार्नेस तक एक साथ लगाए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो बुनाई होती है थोड़ा सा फैंसी और मतलब डिजाइनर बुनाई, इससे डिजाइनर कपड़े बनाए जाते हैं ब्रोकेट वगैरह के, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हार्नेस वाला और अच्छी क्वालिटी का, या आप ऐसे कह सकते हो कि थोड़ा मतलब बढ़िया हार्नेस पे, बढ़िया हैंडलूम पे बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आपकी स्वेल बुनाई क्या है? ये सजावट उत्पन्न करने वाली बुनाई है। इस प्रकार की बुनाई के लिए अतिरिक्त भरने वाले धागे और कई शटलों की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है देखिए डबल बुनाई, जो अभी आपने पढ़ा, इसमें वस्त्र के ताने व बाने के 2 सेट लगाए जाते हैं। डबल से ही आपको पता चल रहा है 2 सेट। और प्लेन बुनाई आपको पता है एक तानेवार और एक बानेवार धागा प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, फिर है रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? कार्बोनाइजिंग है, वेटिंग है, इसको वेइंग बोलते हैं। ठीक है, वेटिंग इसमें लिख रखा है। सल्फ्यूराइजिंग है, टेंटरिंग है। तो आपको पता है कि कार्बोनाइजिंग है, ये ऊन की सफाई करी जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में ऊन को डुबो करके रख दिया जाता है और फिर उससे उसको साफ किया जाता है। और जो आपकी रेशम पे पूछ रहे हैं, तो रेशम पे आपकी ये वेइंग परिसज्जा की जाती है। ठीक है, वेइंग परिसज्जा में होता क्या है, जब रेशम बनता है तो थोड़ा सा हल्का होता है, जो प्योर सिल्क का कपड़ा होता है बहुत हल्का होता है। अगर मान लीजिए उसको जरा सा भी आपने पहन के उसी, अगर एज इट इज़ कपड़े आपके पास वैसे ही भेज दिए जाए बनाकर, उनमें कोई भी फिनिशिंग ना करी जाए, तो कपड़े चलेंगे ही नहीं। आजकल आप देखते हैं एक कपड़ा खरीदते हैं 2-2 साल तक वो पुराना हो जाता है, बट वो फटता नहीं है। तो सोचिए क्या फाइबर इतने मजबूत होते थोड़ी ना है, लेकिन उन पर ऐसी ऐसी फिनिशिंग कर दी जाती है आजकल कि वो उनको मजबूत बना दिया जाता है। तो उसी तरीके से जो आपका रेशम होता है उस पर वेइंग परिसज्जा करी जाती है, जिससे रेशम क्या होता है, थोड़ा सा रेशम का जो फैब्रिक होता है उसको भारी कर दिया जाता है, जो इतना पतला होता है वो, कि उसको भारी कर दिया जाता है उससे, इसी वजह से, ताकि भाई उसको जब कोई पहन के बैठे या वो फटे ना, खराब ना हो इतने जल्दी। ठीक है, तो ये आपका वेइंग की परिसज्जा रेशम पे करी जाती है। सेंफराइजिंग आपको पता है कि जो है क्या बोलते हैं, कपड़ों पे करी जाती है, कि जिससे कपड़ा मतलब सिकुड़न अवरोधक है, सिकुड़ता नहीं है, जिसपे मतलब ये एक तरीके का ट्रेडमार्क है, जिस कपड़े पे सेंफराइजिंग का टैग लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि कपड़ा ये जो है सिकुड़ेगा नहीं जल्दी। ठीक है, और टेंडरिंग आपको पता है, प्रेस किया जाता है लंबाई में उसको। ठीक है, कपड़ों को। नेक्स्ट है कि इनमें से किस कपड़े को सारे कपड़ों की रानी कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कपास को, ऊन को, रेशम को, लिनन को, सारे कपड़ों की रानी कह रहे हैं। देखिए रानी किसको कहते हैं? रेशम को। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि कपड़े की सेल्वेज, यानी कि जो कपड़े की किनारी होती है वो वस्त्र की किस तरफ होनी चाहिए? चौड़ाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, वस्त्र की डिजाइन के अनुसार लाइन में होना चाहिए, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आपको पता है कि किनारी किस तरफ होती है? वस्त्र की जो लंबाई होती है उसी तरफ देखिए होती है, और उसको समरेखा में चलना चाहिए। समझ गया? तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है? ऊन में, रेशम में, कपास या सूत में, या जूट में? तो आपको पता है, देखिए उबलने और सहन करने की क्षमता जो होती है आपका, वो भारत में जो उगाया जाता है आपका कपास, इसी को होती है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर लिनन है, सिंथेटिक फाइबर, प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्राकृतिक फाइबर है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब की फुलकारी में किस टांके का प्रयोग किया जाता है? चेन का, डार्निंग का, या हेरिंगबोन का, या सैटिन का? तो जो पंजाब की फुलकारी होती है आपकी, उनमें जो है डार्निंग टांका का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है किस प्रकार की सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है निर्माण के दौरान? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा सिल्क है जिसको कीड़े को मारा नहीं जाता है? तो आपका मूंगा है, टसर है, इरी है, या डुपियन है? तो जो आपका मूंगा सिल्क होता है उसमें जो है इसको मारा नहीं जाता, जो मतलब कीड़े होते हैं उनको मारा नहीं जाता, उनको ऐसे ही रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। फिर है हमारा कि रेशम के निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को कहते हैं इरिकल्चर, पिसिकल्चर, कॉलोनी कल्चर, या सेरिकल्चर? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सेरिकल्चर जो आपका होता है उसको रेशम का निर्माण कहा जाता है। ठीक है,
फिर है देखिए सेरिकल्चर, आपको पता चल ही गया, एक सेकंड सॉरी, कि देखिए ये आपको पता है ये रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसको भी सेरिकल्चर ही कहा जाता है। और जो पिसिकल्चर है इसको मत्स्य उद्योग भी कहते हैं, मतलब कि जो लोग मत्स्य पालन करते हैं, मछली का वो करते हैं, वो विधि बताई जाती है। और इरीकल्चर जो आपका होता है वो भी रेशम उद्योग का ही एक प्रकार है। इसमें जब इरी सिल्क बनाया जाता है उसको जो है मतलब उस जो लोग मतलब इरी सिल्क बनाते हैं उनके उद्योग को मतलब इरीकल्चर बोला जाता है। और इन पे जो कीड़े पाले जाते हैं इरी सिल्क बनाने के लिए, वो उनका पालन होता है ओक के वृक्ष पर, ठीक है। वो लोग ओक की पत्तियाँ खाते हैं और नॉर्मल जो होते हैं रेशम वाले वो शहतूत की पत्तियाँ खाते हैं। नेक्स्ट है रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है, रेशम के, नायलॉन के, रेयॉन के या कैपोक के। तो आपको पता है कि जो रेयॉन होता है तो रेयॉन के ऊपर ये ज़्यादा उपयोगी है रेटिंग की प्रक्रिया, ठीक है। बाकी आपका जो क्या बोलते हैं ये है, अच्छा एक सेकेंड, ये देखिए रेटिंग की प्रक्रिया रेयॉन रेशे के निर्माण में किया जाता है। इस प्रक्रिया में सेलुलोज की चादरों को कास्टिक सोडा में डुबोकर 50 घंटे तक गलाने की प्रक्रिया की जाती है। रेटिंग का सामान्य अर्थ है गलाना या सड़ाना। रेटिंग की प्रक्रिया कपास लिनन के निर्माण में भी होती है, ठीक है। आपको पता है ना जब खेत से जब हार्वेस्टिंग करी जाती है लिनन की तो उसको आप देखते होंगे ओस में कभी उसको ओस में गलाया जाता है, पानी में रख करके गलाया जाता है ना। तो उस तरीके से रेयॉन की वही बात हो रही है, रेयॉन के सेंस में ही कपास और लिनन को भी उसी तरीके से गला करके उसका फाइबर निकाला जाता है। फिर है कि बॉथोक्रोमोक डाई का ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वाटर बाथ में बनाए जाते हैं जिसमें क्रोमोजोन होता है। ये क्रोमोजोन के रंग को हल्का करते हैं, ये क्रोमोजोन के रंग को गाढ़ा करते हैं, ये विट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं। तो बॉथोक्रोमोक जो डाई है आपकी उसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो विट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी होती है उसको क्या करते हैं, दृढ़ करते हैं। इससे हमारा डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर है कि जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है, एल्युमिनियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। तो आपको ये बात पता हो कि जल की जो कठोरता होती है वो क्या होती है, कैल्शियम सॉल्ट यानी कि आपका चाहे कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम क्लोराइड है, इन सभी चीज़ों की वजह से आपके जल में कठोरता हो जाती है, ठीक है। फिर है कि किसी वस्त्र को सही फिटिंग देने हेतु सभी डार्ट किस दिशा में पॉइंट करती है, सामने बीच में, पीछे बीच में, या वक्षस्थल पे, या कंधे की सिलाई की ओर। तो जी देखिए एकदम सभी डार्ट सही फिटिंग देने के लिए कहाँ पे डार्ट दिया जाता है, जो वक्ष स्थल मतलब चेस्ट कैविटी है आपकी, वहां पर मतलब पॉइंट किया जाता है डार्ट को, ठीक है। फिर है कि सूती वस्त्र से पान का दाग किन रासायनिक पदार्थों से छुड़ाया जाता है, ग्लिसरीन व जैवल वाटर से, या तनु पोटेशियम परमैंगनेट व सोडियम मेटाबाइसल्फाइड से, या गर्म पानी में साबुन के घोल से, या अल्कोहल अमोनिया और तनु अम्ल से। तो जो आपका ग्लिसरीन व जैवल वाटर होता है उससे आपका पान का दाग छुड़ाया जाता है, इस वजह से ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर अच्छा 2 बार हो गया सॉरी, यहाँ पर देखिए दिया भी है, पान का दाग किससे छुड़ाएंगे, ग्लिसरीन और जैवल वाटर से। और अगर तरकारी और हल्दी का दाग लग गया तो तनु पोटेशियम परमैंगनेट से छुड़ाया जाता है, ठीक है। फिर अंडे का दाग गर्म पानी व साबुन के घोल से छुड़ाया जाता है। यहाँ पर अंडे में तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को हम लोग गर्म पानी से नहीं छुड़ा सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन में जो कोगुलेशन वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो अगर हम प्रोटीन का दाग छुड़ाने के लिए गर्म पानी का यूज़ करेंगे तो वो और जम जाएगा। अब यहाँ इन्होंने गर्म पानी दे रखा है फिलहाल, चलिए। फिर है मशीन के तेल का दाग अमोनिया के तनु अम्ल से छुड़ाया जाता है। ये सब चीज़ें एक एक पॉइंट की आप अच्छे से नोट कर लो, आपको ऐसे किसी किताब में वन लाइनर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि किताबों में देखिए बहुत आपका डिटेल में दे रखा है, वो डिटेल से आप एक एक लाइन निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी एक एक लाइन दे रखी है, इसको आप नोट डाउन करके अपने एक छोटा सा शॉर्ट नोट भी तैयार कर सकते हो, तो आप देख लो, ठीक है। कोई भी आप लोग प्रैक्टिस सेट देखिए या मोबाइल से देखिए या किताब से देखिए, पेपर पेन जरूर लेके बैठा करिए, ठीक है, ताकि आपको कुछ भी नोट करना हो तो आप झट से नोट कर लें। अगर आप ये सोच करके देखिए चलो पहले एक बार वीडियो देख लेते फिर बाद में इसको नोट डाउन करेंगे ना, वो बाद वाला कभी टाइम नहीं आता है। आप जब भी देखें तुरंत पेपर पेन अपने साथ लेकर के बैठिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे तुरंत आप उसमें नोट करिए। एक आप ऐसी नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप छोटी मोटी वन लाइनर की सभी ब्रांच की चीज़ें लिखिए, चाहे वो होम मैनेजमेंट की हो, चाहे टेक्सटाइल की हो, चाहे एक्सटेंशन की हो, चाहे फिजियोलॉजी की हो, फूड साइंस की हो, किसी साइंस की भी हो, ठीक है। उसको आप फटाफट नोट डाउन करते चलिए। अब नेक्स्ट देखिए, किसी वस्त्र की रगड़ने द्वारा उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं। देखिए वस्त्र की रगड़ने की बात हो रही, ठीक है, तो उसको ताकत, एब्रेजन रेजिस्टेंस, या क्रिम्प, या रेजिलेंसी। तो देखिए उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की जो विशेषता है उसको कहते हैं रेजिलेंसी, ठीक है। रेजिलेंसी क्या होता है, जब कपड़े को आप चाहे कितना रगड़ दो, चाहे उसको ऐसे मोड़ दो, चाहे उसको क्या ऐंठन खूब उसमें कर दो, चाहे उसको खूब जोर से दबा दो, लेकिन जब आप उसको छोड़ देंगे तो फिर से वो अपनी नॉर्मल शेप में, नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। तो ऐसी जो विशेषता होती है उसमें, उसको हम लोग रेजिलेंसी बोलते हैं। इसको हिंदी में आई थिंक प्रतिस्कंदता या प्रत्यस्थता, प्रतिस्कंदता बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए इसे प्रतिस्कंदता भी कहते हैं, और यह वस्त्र की रगड़ने व उसकी सहनशीलता को परीक्षण लेने की एक विशेषता है।
इसमें वस्तु को कितना भी दबा दिया जाए या कुचल दिया जाए, परंतु फिर छोड़ देने पर यह अपने पूर्वाकार को ग्रहण कर लेता है। प्रतिस्कंदता की विशेषता ऊन के रेशे में अत्यधिक होती है। बात सही है कि सबसे हाई रेजिलेंसी जो होती है वो आपके वूल वाले फाइबर में ही पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। अब दोबारा से कल और क्वेश्चन करेंगे, और हो सकता है कल हम लोग क्वेश्चन ना करें, कल हम लोग कोई दूसरी वीडियो डालें, क्योंकि मेरे दिमाग में 1-2 चीज़ें हैं तो वो मैं देखती हूँ, वो आप लोगों को, वो आपके सिलेबस से या आपका कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह कुछ नहीं है। एक कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे, और हो सकता है उससे आप लोगों को, मैं चाह रही हूँ कि उस बारे में आपको इसलिए बताया जाए ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। और वैसे तो आप लोग वैसे ही मोटिवेट रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है अगर बता दिया जाए तो और अच्छी बात है ना। और क्योंकि देखिए आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं और उसमें आपको मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोटिवेट रहिए और पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर रखिए। 2-3 चीज़ें बिल्कुल रखिए, पंक्चुअलिटी रखिए, मोटिवेशन रखिए, है ना? और क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी रखिए। ये सब कीवर्ड्स हैं, इनको फॉलो करिए अपनी लाइफ में। आप जो भी काम कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाई। डेली रूटीन में भी आप पंक्चुअल बनिए। अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो 7 बजे ही उठिए। ये नहीं कि पता चला आज 10 बजे उठ रहे हैं, कल 6 बजे उठ रहे हैं, परसों 8 बजे उठ रहे हैं। ठीक है? आपकी बॉडी है, बॉडी कोई मशीन नहीं है। ठीक है? उसको आप तरीके से पेश आइए उसके साथ। तो चलिए फिलहाल अब इतने ही क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन खत्म है, दोबारा से कल देखते हैं। अगर कल टाइम मिला तो हम लोग वो वीडियो मतलब थोड़ा बातचीत करेंगे, नहीं तो हम लोग जो है यही करेंगे। क्वेश्चन पेपर तो हम लोग कर ही रहे हैं, क्वेश्चन पेपर इस टाइम करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब वीडियो यहीं ख़त्म हो रही है। आप सब लोगों को गुड नाइट, एकदम ध्यान रखिए और बहुत ही खुश रहिए, हेल्दी रहिए, है ना। सभी को गुड नाइट और साथ में स्वीट ड्रीम भी, है ना। स्वीट ड्रीम भी आप लोगों को, स्वीट ड्रीम देखिए यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, स्वीट ड्रीम। और अपना सबको ध्यान रखना है, सबको आराम से खाना पीना है, सोना है, मज़े करना है। तो चलिए बस अब मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में और दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोगों ने देखा इतने क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं। तो चलिए फिलहाल अब कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।